Hi folks, so this is RBI News Tab document of 16 to 31st March 2025. So सबसे पहला है annual conference of the RBI Ombudsman. RBI has organized the annual conference of RBI Ombudsman in Mumbai, Maharashtra with the theme Transforming Grievance Redress the AI Advantage. ठीक है, तो बहुत बड़ा एक ओम्बड्समैन का जो थीम कॉन्फ्रेंस हुआ है उसका एआई एडवांटेज पे है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रीवेंस टू एड्रेस द एआई एडवांटेज, मतलब कैसे ग्रीवेंस को एड्रेस कर सकते हैं और इजीली एंड आल्सो बाय द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है। उसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ मॉरिशियस, इन्होंने साइन किए करता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट यहाँ पे मालदीवियन रुपया है। ठीक है, तो आरबीआई हैज अलाउड इंडियाज बायलैटरल ट्रेड ट्रांजैक्शंस विद द मालदीव्स टू बी सेटल्ड इन इंडियन रुपी एंड Maldivian rupiah in addition to the ACU mechanism with immediate effect। तो आरबीआई क्या है, एक अलाउ किया एक बायलैटरल ट्रेड ट्रांजैक्शन, ठीक है, बिटवीन टू कंट्रीज मालदीव्स के साथ, टू बी सेटल्ड इन इंडियन रुपी एंड मालदीवियन रुपया यहाँ हमारे कंट्री में, इन एडिशन टू द एसीयू मैकेनिज्म, एशियन क्लियरिंग यूनियन मैकेनिज्म विथ इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, तो एशियन क्लियरिंग यूनियन क्या है? इट इज अ पेमेंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टिसिपेंट सेटल payments for intra-regional transactions among the participating central banks on a net multilateral basis. The participants include central banks and the monetary authorities of Bangladesh, Belarus, Bhutan, India, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan and Sri Lanka। तो ये है एशियन क्लियरिंग यूनियन के बारे में। तो ये एक पेमेंट अरेंजमेंट सिस्टम है जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है सेटल करते हैं पेमेंट फॉर इंटर रीजनल ट्रांजैक्शन अमंग द पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल बैंक्स। ठीक है। जो ये एमओयू है कवर्स ऑल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एज अग्रीड बाय द कंट्रीज। तो इसमें सारा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, सारा करंट अकाउंट तो हो रहा है बट कैपिटल अकाउंट में हमको पता है कि सारा हम नहीं कर सकते, तो उसमें भी कुछ परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है वही हम कर रहे हैं। ठीक है, अंडर एशियन क्लियरिंग यूनियन मैकेनिज्म। फिर पेंशन स्कीम इन रीजनल रूरल बैंक, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्कीम है, जैसे क्या है कि ड्यू टू चैलेंजेस इन अब्जॉर्बिंग इंक्रीज्ड लाइबिलिटीज। ठीक है, जो लाइबिलिटी बढ़ रहा है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, एक्सटेंड किया है टाइमलाइन ऑफ आरआरबीज टू इम्प्लीमेंट द पेंशन स्कीम इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 1 1993। तो नवंबर 1 1993 जो है नवंबर, ठीक है, ऑलमोस्ट ईयर के एंड तक। तो 93 से जो भी पेंशन स्कीम में जो लोग एनरोल्ड है उनको दिया जाएगा। तो आरआरबीज में अमोटाइज पेंशन रिवीजन स्कीम ओवर 5 इयर्स, 5 साल में ये होगा amortized starting from FY 2024-25 with a minimum of 20% of the total liability expensed each year। तो मिनिमम 20% तो उनको लाइबिलिटी का खर्चा करना ही है, ठीक है, मतलब उसको सेटल करना ही है। Unamortized expenditure will not impact tier 1 capital and all related disclosures must be made। तो अनअमोटाइज्ड एक्सपेंडिचर जो है वो टीयर 1 कैपिटल को मतलब टच नहीं करना चाहिए, इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, और सारे जो डिस्क्लोजर्स है वो उससे रिलेटेड सब कुछ बताना है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी पेंशन स्कीम है ना आरआरबी के लिए, उसमें बहुत सारे लोग हैं, 1993 नवंबर से आने वाला है। तो उस इतना सारा पैसा भी तो देने के लिए एक साथ इंस्टीट्यूशन को बहुत भारी पड़ जाएगा, इसलिए आरबीआई बोला कि आरआरबी को 5 साल में उसको मौका दे रहा है कि 5 साल में तुम करो अमोटाइज्ड, और मिनिमम 20%, उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये अनअमोटाइज्ड एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सक्लूड करेगा अपना टीयर 1 कैपिटल को, और उसके रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर्स है वो सारा बताना होगा। तो pension related unamortized expenditure will not be reduced from the tier 1 capital of आरआरबीज। तो tier 1 जो कैपिटल है आरआरबीज का उसमें से नहीं करना है। फिर है स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, एसएलएफ फॉर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स। RBI has increased the aggregate borrowing limit under the SLF standing liquid facility for
standalone primary dealers from 10,000 crore to 15,000 crore effective from April to 2025. This change aims to address current and evolving liquidity conditions in the financial system. ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया है, बोरोइंग जो लिमिट है, ठीक है, एसएलएफ का मतलब स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, उसको 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक का कर दिया है effective from April to 2025. This change aims to address current and evolving liquidity condition जो भी मार्केट में हो रहा है in the financial system. अब एसपीडी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर क्या कहते हैं, इट प्लेज अ की रोल इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एंड आर अलाउड टू बोरो फ्रॉम आरबीआई एट द रेपो रेट अंडर दिस फैसिलिटी। ठीक है। तो जो स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद भी सकते हैं एंड आर अलाउड टू बोरो फ्रॉम आरबीआई अंडर दिस फैसिलिटी एट द रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट पे ये लोग खरीद सकते हैं एसपीडीज, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स। फिर वेज एंड मीन्स एडवांसेस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रैल सितंबर 2025। तो फर्स्ट हाफ एफ वाई 2025-26 जो अप्रैल से सितंबर तक चलेगा, उसमें आरबीआई सेट द डब्ल्यू एम ए लिमिट ऑफ एट 1,50,000 करोड़। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1.5 लाख करोड़ का जो एक लिमिट है, इतना आरबीआई लोन देगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए। फ्रेश मार्केट बोरोइंग भी हो सकता है, मे बी इनिशिएटेड बाय द आरबीआई जब 75% ऑफ द डब्ल्यूएमए लिमिट इज रीच्ड। ठीक है, फ्रेश वाला ऐसा नहीं कि सब खत्म होने के बाद, फ्रेश वाला है कि जब डब्ल्यूएमए का जो फर्स्ट ट्रांच है जो अप्रैल से सितंबर, उसी में जब अगर कर दिया तो 75% होने के बाद आरबीआई फ्रेश बोरोइंग्स इशू कर सकता है। द इंटरेस्ट रेट्स आर सेट एट द रेपो रेट फॉर डब्ल्यूएमए एंड 2% अबव द रेपो रेट फॉर ओवरड्राफ्ट। तो जो इंटरेस्ट रेट है सेट किया हुआ है एट द रेपो रेट फॉर डब्ल्यूएमए एंड 2% अबव द रेपो रेट फॉर ओवरड्राफ्ट। ठीक है। तो मतलब रेपो रेट पे बोरोइंग कर सकते हैं, बट अगर ओवरड्राफ्ट हुआ तो 2% अबव द रेपो रेट, जैसे अभी 8% हो जाएगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स इन वीआरआर ऑपरेशंस, वेरिएबल रेपो रेट। तो आरबीआई हैज expanded access for standalone primary dealers, allowing them to participate in all repo operation। उनको रेपो ऑपरेशन के लिए भी परमिशन मिल गया है ना, और तो वही है इसमें कि पार्टिसिपेट किया जा रहा है ऑफ इन ऑल रेपो ऑपरेशंस regardless of the tenure conducted by the RBI। तो join other operations like long-term variable rate, repo rate, then variable rate repo and daily VRRs on a case-to-case basis under the Liquidity Management Framework 2020। तो वो लोग VRR में भी वेरिएबल रेपो रेट है जो है, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नो, एसपीडीज का जो एक्सपैंडेड एक्सेस मिल चुका है, दे कैन पार्टिसिपेट इन एनी रेपो ऑपरेशंस रिगार्डलेस ऑफ द टेन्योर। ठीक है, तो उनको पहले तो रेपो का एक्सेस मिल गया, अब उसमें कोई कैसा भी रेपो ऑपरेशन हो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आरबीआई रिलीजेस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस में क्या है कि मेजर चेंजेस include enhanced loan limits for housing, broadening of renewable energy loan classifications, and the revision of the PSL target for urban cooperative banks reduced from 75% to 60% of the ANBC. Additionally, the list of eligible borrowers under weaker section has expanded and the cap on loans to individual women beneficiaries by UCBs। जो इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज का जितना लोन लेने का मतलब एक लिमिट था, अपर लिमिट था, उसको भी हटा दिया गया है। तो वो लोग ले सकते हैं कितना भी लोन। ठीक है। मतलब ये वुमेन बेनिफिशियरीज के लिए है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या पीएसएल गाइडलाइंस है। सबसे पहला है कि ये अप्रैल 1 से ही आ जाएगा, जो कि आ चुका है। द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क विच रिप्लेसेस द 2020 डायरेक्शन सीक्स to improve access to credit for essential sectors of the economy while ensuring financial institutions meet their social responsibility target। तो ये जो रिवाइज्ड फ्रेमवर्क है, ये रिप्लेस करेगा द 2020 डायरेक्शंस। ठीक है। इट सीक्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू क्रेडिट फॉर essential sectors of the economy while ensuring financial institutions meet their social responsibility targets।
Revised directions will also ensure adequate flow of credit from the banking system to the sectors of the economy which are crucial for their contribution to socio-economic development. तो जो भी रिवाइज होगा डायरेक्शन, इट विल इंश्योर कि एडिक्वेट फ्लो जो है फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम टू द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी होते जा रहा है, ठीक है, विच आर क्रूशियल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले कि जो भी रिवाइज फ्रेमवर्क है, जो 2020 डायरेक्शन को रिप्लेस करेगा, वो इम्प्रूव करेगा एक्सेस टू क्रेडिट फॉर द एसेंशियल सेक्टर्स। पीएसएल का जानते हैं, अमीश रन। तो एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, फिर है एक्सपोर्ट, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड देन अदर्स। ठीक है। अभी व्हाट आर द मेजर चेंजेस एज पर रिवाइज्ड गाइडलाइंस। तो सबसे पहले हाउसिंग लोन का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो बढ़ा दिया गया है, ब्रॉडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्सेप्ट। एंड जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसका पीएसएल टारगेट जो है वो 75% टू 60% ऑफ एनबीसी कर दिया गया है, ठीक है। तो यही है। The PSL target for micro enterprises remains unchanged at 7.5% of ANBC or COBC, whichever is higher. The PSL sub-target for advances to weaker sections remains same at 12% to be achieved. तो वीकर सेक्शन के लिए 12% है, और माइक्रो एंटरप्राइजेस ये सब तो हम जानते ही है, जो कि 7.5% है, और वीकर सेक्शन का 12% है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बस 75% टू 60% ऑफ एनबीसी कर दिया है, ठीक है। तो इतना टारगेट है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एनबीसी का फुल फॉर्म। फिर एक्सपेंशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एलिजिबल बोरोअर अंडर द कैटेगरी ऑफ वीकर सेक्शंस अलोंग विथ रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग कैप ऑन लोन बाय यूसीवीज टू इंडिविजुअल वीमेन बेनिफिशियरीज। तो इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरीज जो लोन उठाती थी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, उसका जो लिमिट था वो हटा दिया गया है, और वीकर सेक्शन में लिस्ट ऑफ एलिजिबल बोरोवर्स का जो लिस्ट है उसको और भी एक्सपेंड कर दिया, मतलब और भी लोगों को डाला है। तो ट्रीटमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट फॉर रेगुलेटरी कैपिटल पर्पस। तो ट्रीटमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट, तो आरबीआई clarified that right of use assets from Ind AS 116 need not be deducted from CET1 or tier 1 capital if the underlying asset is tangible। तो जो राइट ऑफ यूज एसेट है फ्रॉम Ind AS 116 need not be deducted from CET1 और टीयर वन कैपिटल इफ द अंडरलाइंग एसेट इज टैंजिबल। अगर टैंजिबल है तो उसको CET1 के जो भी लिस्ट है उसमें से हटाना नहीं है। Instead, these ROU assets will be risk weighted at 100% similar to owned tangible assets like land and buildings। ठीक है, तो ROU assets will be risk weighted at 100%। राइट ऑफ यूज एसेट्स ये रिस्क वेटेड है at 100% similar to owned tangible assets like land and building। ठीक है। और जो ROU एसेट्स है वो CET1 से डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो कि Ind AS 116 यहाँ पे लिखा है, नीड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम CET1 और टीयर वन कैपिटल। और ये जो एसेट है राइट टू यूज, राइट ऑफ यूज एसेट, ये टेंजिबल होना चाहिए, और इसका रिस्क वेटेड होगा 100%। ठीक है। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। तो ये क्या है कि आरबीआई has amended the counting of PSL certificate for lending to small and marginal farmer with a revised achievement of SFA MF sub-target, weaker section sub-target, NF, NCF sub-target, agriculture and overall PSL target। तो PSLCs will be traded through the CBS portal of eKuber। ठीक है। तो eKuber प्लेटफॉर्म में पीएसएल का जो भी सर्टिफिकेट है वो उसको ट्रेड किया जाएगा। तो वही है कि पीएसएलसी जो एसएफ या एमएफ के लिए है, ठीक है, स्मॉल फार्मर या मार्जिनल फार्मर, उसमें एलिजिबल लोन्स टू स्मॉल या मार्जिनल फार्मर एंड काउंटिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ स्मॉल या मार्जिनल सब टारगेट एग्रीकल्चर टारगेट एंड ओवरऑल पीएसएल टारगेट। तो if a bank is having shortfall in achievement of the overall target only, it may buy any of the available PSLCs। ठीक है। तो द PSLC फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैज बीन अपडेटेड बिलो। जैसे जितने भी एलिजिबल लोन है स्मॉल या मार्जिनल फार्मर के लिए,
वो काउंट किया जा सकता है अचीवमेंट फॉर SFAMF सब टारगेट, वीकर सेक्शन सब टारगेट, NCFI एग्रीकल्चर एंड ओवरऑल PSL टारगेट। तो मतलब अगर कम पड़ा तो ये लोग जो सर्टिफिकेट है वो एक साथ ट्रेड करके, जो कि eQR प्लेटफॉर्म पे, CMS पोर्टल पे वो लोग ट्रेड करके अपना जो PSLs का जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही है स्मॉल या मार्जिनल फार्मर के केस में बस। फिर इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम FSAP 2024। तो IMF ने लेटेस्ट इंडिया FSSA रिपोर्ट निकाला बेस्ड ऑन 2024 असेसमेंट। हाईलाइट करता है इंडिया का रेजिलिएंट एंड डाइवर्स फाइनेंशियल सिस्टम रिकवरिंग वेल फ्रॉम पास्ट क्राइसिस एंड द पैंडेमिक। इसने रेगुलेटरी अप्रोच को भी प्रेज किया है, इंक्लूडिंग द स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर NBFCs एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फॉर लार्ज NBFC। तो जो बड़े बड़े NBFC हैं उसमें जो भी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है उसको भी इंक्लूड करता है। ठीक है, तो जो अपना स्केल बेस्ड है उसके साथ जो भी इन्होंने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इंट्रोड्यूस किया है वो भी अप्रिशिएट किया गया। IMF रिकमेंडेड स्ट्रेंथनिंग क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का जो एनालिसिस है इन बैंक्स, एनहांसिंग सिक्योरिटीज, market regulations, and improving the financial inclusion through public digital infrastructure like UPI and Aadhaar. The report also stresses the importance of addressing emerging risks such as cybersecurity, climate change, and system-wide contagion while enhancing data coverage for climate-related financial risk. तो ये सब है क्लाइमेट रिलेटेड, सिस्टम वाइड कंटेजियन, ये सब डेटा कवरेज को बढ़ाने के लिए, क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क। So India's insurance sector has been a significant growth with recommendations for stronger oversight and risk-based solvency framework. तो इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है सिग्निफिकेंट ग्रोथ किया है विथ रिकमेंडेशंस फॉर स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट। ठीक है, लास्ट FSAP of for India was conducted in 2017, and the financial system stability assessment report was published by IMF in 2017। ठीक है, लास्ट जो कंडक्ट हुआ था वो 2017 में हुआ था। फिर IMF सजेस्ट किया है कि जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट है थ्रू IFSR 9 अडॉप्शन एंड अपग्रेडिंग द सुपरविजन। ठीक है, और फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन सिक्योरिटीज मार्केट हैज बीन एनहांस्ड इन लाइन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस टू मैनेज एंड प्रिवेंट इमर्जिंग रिस्क। सिक्योरिटी मार्केट का भी जो भी रिस्क मिटिगेट करने के लिए जो स्टेप उठाया गया है सेबी के द्वारा वो भी बहुत अच्छा साबित हुआ है। ठीक है, और ये भी है कि जो अभी जैसे इंश्योरेंस का जो सेक्टर है हम लोग को शिफ्ट करना चाहिए टुवर्ड्स रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क एंड स्ट्रॉन्गर IM ग्रुप सुपरविजन, रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी। ठीक है, तो रिस्क एनालिसिस करके हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा किसका मतलब कैपिटल आएगा नहीं आएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल। स्विंग प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि मैकेनिज्म दैट डिस्करेजेस पैनिक विड्रॉल्स फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड्स बाय एडजस्टिंग द नेट एडजस्टेड वैल्यू बेस्ड ऑन रिडेम्पशन प्रेशर। ठीक है, कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, it has been set up to act as a backstop facility for purchase of investment grade corporate debt securities to instill confidence among the participants in the corporate debt market during time of stress. So that is all.